हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मोशन इन अ प्लेन। और प्रोबेबली ये थर्ड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोगों का जो मोशन इन अ प्लेन है वो लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब अगला लेक्चर हम लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही रहेगा, फिर एक सर्कुलर मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके कई सारे टर्म्स की और ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस हमारे भी क्वेश्चन, प्लस टेक्स्ट बुक में दिखे तो वो भी क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा आपका। बोर्ड वालों को सिर्फ ये वीडियो देखना है, अगला वीडियो उनको नहीं देखना है। जिनको MST CT JEE नीट ये सब देना है उन लोग अगला वीडियो भी देखेंगे। बाकी बोर्ड वाले जो 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं वो ये वीडियो देखेंगे, सफिशियंट रहेगा। ठीक है, हर वीडियो में मैं बता देता हूँ कि किसको किसको क्या क्या देखना है, सो यू शुड रिमेंबर दैट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इस तरीके का मोशन कर सके, 2D प्लेनर मोशन कर सके। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2D प्लेनर मोशन कर सके। 2D प्लेनर मोशन मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों का, चलो तोप लेते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मोशन कुछ इस तरीके से हुआ। मैंने यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को फेंका और ये ऑब्जेक्ट जाके वहाँ पर गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम लोग मोशन को एनालाइज करते हैं। लेट्स, आप लोग ऐसा लिखते रहिए, लेट्स एनालाइज द मोशन। यहाँ पे मोशन में हुआ क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को फेंका, मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा पर फेंका। अब कुछ लोग बोलेंगे ये एंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट कुछ अजम्पशन किए जाते हैं इसमें। सबसे पहला अजम्पशन, यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। कर्व मतलब टेढ़ा, ऐसा। स्ट्रेट मतलब ऐसा। तो यहाँ पे लगभग ये स्ट्रेट ही है थोड़ा कर्व, बट हम लोग ऐसा मान के चलते कि शुरुआत में, अच्छा ये पॉइंट देखो, इतना पॉइंट क्या है, इतना पॉइंट तो स्ट्रेट ही है ना, मानते हो ना, तो ये स्ट्रेट है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अज्यूमशन नो एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई भी हवा का रोक टोक नहीं है। ठीक है, हम जैसा चाहें वैसा घूमेंगे, हवा हमें रोकेगी नहीं। वरना आपने देखा होगा, आप बॉल अगर फेंकते हो तो अगर नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल होती है हल्की वाली, तो हवा उसको रोक देती है ना। कई बार मैं ऐसे आउट हुआ था 6 मारते मारते। तो इस तरीके से आप लोगों ने थीटा एंगल पर फेंका और आपने मान लिया यहाँ पे एयर नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती है, टेंशन मत लो, बहुत सारी चीज़ें भी मानोगे। तो ये इतना पाथ उसने कवर किया है ना। तो यहाँ से ये 2D मोशन है पूरा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। 2D मोशन है, इसके लिए फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, चीज़ों को कैसे याद रखेंगे, इतनी सारी ये डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको हम कैसे करेंगे। इसको करेंगे हम लोग एक हथियार से, एक ब्रह्मास्त्र से, जो है वेक्टर। क्या है वो? वेक्टर। अब वेक्टर मत लिखना अपनी बुक में, वरना बाद में खोजोगे कि वेक्टर मैंने क्यों लिखा था, है ना। तो वेक्टर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर करता क्या, देखो वेक्टर क्या करता है, जो 2D मोशन होता है ना, उसको 2 1D मोशन में तोड़ देता है। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, 2 1D मोशन में उसको तोड़ देता है। अब कुछ लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, थीटा के साथ वाला, सपोज इसको वेलोसिटी u से मैंने फेंका था। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे जाके जब वो गिर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैंने u वेलोसिटी से इसको फेंका। ठीक है, तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बना है, u sin थीटा। अब जब ये प्रोजेक्टाइल, ये छोटी सी बॉल जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा से इस तरफ का कंपोनेंट होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक एंगल हम लोग देख सकते हैं छोटा सा, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी इसकी इस तरफ वेलोसिटी होगी u cos थीटा और ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी u sin थीटा। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। ग्रेविटी इसको खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, इसीलिए तो लास्ट में रुक गया। आपने बॉल फेंकी, बॉल ऐसा क्यों ट्रेवल कर रही है, बॉल की ट्रेवलिंग ऐसी क्यों है, वो ऐसी जानी चाहिए, सीधा ऊपर जानी चाहिए, ऐसी वो क्यों ट्रेवल कर रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी रोक रही है उसको, ग्रेविटी खींच रही है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ पहुंचा खींच रही है, यहाँ पहुंचा खींच रही है, यहाँ पहुंचा खींच लिया, खत्म। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ये अपना मोशन इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें तो वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे के डायरेक्शन को अगर आप माइनस मानते हो तो एक्सेलरेशन होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस जी। वेलोसिटी से रहा है, जा तो ऐसी वेलोसिटी u से रहा है, बट इस u को लेके हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि हमने सिर्फ मोशन इन 1D पढ़ा है। तो मोशन इन 2D को पढ़ने के लिए हम इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, एक 1D ये वाला, एक 1D ऊपर वाला। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे जाने लगा, ये जब ऊपर एकदम पहुंच गया तो ऊपर जाने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे जाने लगा,
क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऊपर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जाने लगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी 0 हो गई। कौन सी 0 हुई? क्या यहाँ पे ये सबसे टॉप पॉइंट पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, सबसे टॉप पॉइंट पे क्या 0 हुआ होगा कि ये ऑब्जेक्ट फिर नीचे की तरफ जाने लगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो, इन सभी चीजों को देखो। अभी तक हम लोग मोशन को सिर्फ एनालाइज कर रहे, कुछ बड़ा काम नहीं किया हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका एंगल थीटा से, वेलोसिटी यू से, यू का 2 कंपोनेंट लिया, थीटा के साथ यू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ यू साइन थीटा, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, सेम टू सेम कहानी है। बट यहाँ पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगा, ऐसा क्यों? एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी की वजह से होगा, एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी की वजह से होगा। जी माइनस लेते हो तो माइनस लगा सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों नीचे गिरने लगा? अब यहाँ पे कुछ महारथी बोलेंगे ग्रेविटी की वजह से। अरे ग्रेविटी 0 हो गई, ऑब्जेक्ट चाहे जहां रहे ग्रेविटी 0 होगी क्या? नहीं होगी। मैंने मार्कर को उड़ाया, ग्रेविटी 0 हुई क्या? नहीं हुई। क्या 0 हुआ फिर सबसे ऊपर? सोचो, थोड़ा सा सोचो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सोचो 10 सेकंड और देता हूं, सोचो। पॉज तो करोगे नहीं तो टाइम हमें ही देना पड़ता है। देखो, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि यहां से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा क्यों रहा था, तब हमें पता चल जाएगा कि ये नीचे क्यों आने लगा, है ना। हम सबसे पहले ये पता कर लेते कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा था, और तब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट अब नीचे क्यों आने लगा। तो यहाँ पे इसके पास 2 वेलोसिटी थी, एक थी यू कॉस थीटा जो आगे बढ़ा रही थी, एक थी यू साइन थीटा जो ऊपर बढ़ा रही थी। तो यहाँ पहुंचने के बाद जरूर यू साइन थीटा हो गया होगा 0। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद यू साइन थीटा हो गया होगा 0, तभी वहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया। अब इसके पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची है? यू कॉस थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन अभी भी किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। इतनी बातें क्लियर हुई? आगे बढ़ते। अब सपोज ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, अब यहां पे क्या होगा बताओ? यहां पे आप लोग मुझे खुद से बताओ। समझ में आया ना? कारण समझ में आया ना? यू कॉस थीटा आगे बढ़ा रहा था, यू साइन थीटा ऊपर ले जा रहा था, तो यहाँ पे जरूर ऊपर ले जाने वाला 0 हो गया होगा, इसीलिए तो अब ये नीचे आने लगा। जैसे आपको 2 लोग खींच रहे, एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, ठीक है, बट आप रुके हुए हो, दोनों एक ही फोर्स से खींच रहे। एक दिन हो गया, अब ये थक गया, ये आपको अब नहीं खींचेगा, तो अब आपको वो खींच कर लेकर चला जाएगा। मतलब जो पहले खींच रहा था वो जरूर अब 0 हो गया होगा, नहीं खींच रहा होगा, इसलिए तो अब वो लेकर चला गया। तो वैसे ही यहाँ पर यू साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहा था, यू कॉस थीटा तो आगे बढ़ा रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। यू साइन थीटा ऊपर लेकर जा रहा था, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यू साइन थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। लिख लो, नोट कर लो, यू साइन थीटा इज 0 एज द टॉप मोस्ट पॉइंट। लिख लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटे छोटे सवाल आते हैं वहां पे, जरूरी नहीं है आपको न्यूमेरिकली दे दे हर बार। चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पे केस कैसा रहेगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन दोबारा ग्रेविटी की वजह से रहेगा, कुछ लोग बोल दिए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ के मोशन को एनालाइज करें तो यहाँ पर भी होगा यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचने के बाद ग्रेविटी तो अभी भी खींच रही है, तो अब की बार थीटा यहाँ पर बना है, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, यू तो इस तरफ है ना, और थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा। जी अभी भी है, बट मैं उसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो अब की बार माइनस यू साइन थीटा होगा। माइनस क्यों होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये, माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई को अभी इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल का अभी नहीं है, मतलब अभी थोड़ा सा लो लेवल का बता रहा हूँ। अभी मैं एक्स वाई को इंट्रोड्यूस करूंगा तो समझोगे, ठीक है। तो अभी ये माइनस यू साइन थीटा हो गया। अभी ये समझ लो कि इसके विपरीत काम हो रहा है। जैसे आप किसी चीज को पकड़ रहे हो, बट सामने वाला उसको लेकर जा रहा है, आप भी खींचे चले जा रहे हो, तो आपके मन के खिलाफ वो काम हो रहा है, ठीक है। आप नहीं चाहते हो वो काम हो, तो भी वो काम हो रहा है, तो ये माइनस यू साइन थीटा इसीलिए, इसके खिलाफ ये मोशन हो रहा है। साइन थीटा क्या चाहता है? ऊपर लेकर जाए, बट ये कहाँ लेकर जा रहा है? नीचे, तो माइनस यू साइन थीटा होगा। अब लास्ट में क्या होगा? लास्ट में सब कुछ 0 हो जाएगा, सिवाय ग्रेविटी के। ग्रेविटी अभी भी उतनी रहेगी, है ना, बस जमीन आ जाएगी तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है? कि यू कॉस थीटा हर जगह सेम था। एनालाइज कर रहे हैं मोशन को, अभी कुछ नहीं कर रहे। यू कॉस थीटा हर जगह सेम था, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। डिफरेंट कौन हो रहा था? साइन थीटा। यहाँ पे यू साइन थीटा था, यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ पे माइनस में हो गया था, और ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट थी। इतनी बातें क्लियर हुई? अब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई को, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन लेते हैं, जो ऊपर की तरफ है उसको हम बोलते हैं वाई। जानते हो ना, ग्राफ बनाओ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, यहाँ पे पॉजिटिव वाले, यहाँ पे पॉजिटिव वाले, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव,
ये पहला क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये दूसरा क्वाड्रेंट, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ये तीसरा क्वाड्रेंट जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। ये चौथा क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। इतनी बातें आपको पता होंगी। तो ऊपर की तरफ है तो उसको वाई बोलेंगे। तो ये जो यू साइन थीटा लिखा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट करके आपको लिखना होगा यू वाई। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, टेंशन मतलब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, हाई लेवल का डायरेक्ट हम लोग नहीं जाते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है ना कि एकदम हाई लेवल पे चले गए शुरू करते ही, उस टाइम मतलब छोड़ जाने दो। यू साइन थीटा मतलब यू वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई की तरफ है ना, ऊपर क्या है वाई है। और यू कॉस थीटा मतलब यू एक्स, ये यू कॉस थीटा मतलब यू एक्स, ऊपर यू साइन थीटा मतलब यू वाई, ये यू वाई, यहाँ पे यू वाई भी क्या है, 0 है। इसको 4y समझेंगे कुछ लोग बाद में, है ना, इसीलिए साथ साथ में नोट किया करो, जब बोला करूँ तभी नोट किया करो, या तो वीडियो 2 बार देखा करो, एक बार तब जब पॉपकॉर्न लेके बैठो और दूसरी बार तब जब नोट करो। ठीक है, और ये है यू एक्स और ये है यू वाई। अब आपको समझ में आ गया होगा ये नेगेटिव क्यों है। अब बता दो क्यों है, क्योंकि अब जो ऊपर की तरफ था y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे -1 -2 -3 माइनस वाले सब शुरू हो जाते हैं। तो ये u नीचे की तरफ है, y नीचे की तरफ है, y का नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव होता है, तो माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको माइनस यू वाई भी बोल सकते हो। अच्छा भाई, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है y डायरेक्शन में। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। चलो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। यहां से आप लोग देख के बताओ y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। y डायरेक्शन मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन। ठीक है, जो इसका आंसर दे दिया समझ लो उसका दिमाग एकदम सही चल रहा है, और जो नहीं दे पा रहे हैं उन लोग कोशिश करो दिमाग को थोड़ा शांत रखो। ठीक है, कचरा वचरा फेंक के आओ वीडियो देखने। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो y मतलब ये वाला डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया यहीं पर आ गया, तो ऊपर तो वो गया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन होगा 0। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहीं से शुरू किया, वो यहां आके गिर गया। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डायरेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ होगा, वो हम लोग फाइंड करेंगे अभी। बट अगर हम लोग y डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्जेक्ट इसी हाइट पर था, इसी हाइट पर है, तो यहाँ पे y डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे चल के जब हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर वावर की बात करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट चेंज होंगे, बट बोर्ड के लिए नॉर्मली ये अप्रोच होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर कर लेनी है और अपनी बुक में कुछ पॉइंट्स नोट करके लिखने हैं। मैं बताता हूँ अभी क्या क्या नोट करना है। अभी पहले इसको अच्छे से समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी हाइट से शुरू किया, ऊपर नहीं गया। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ गिर जाता तो यहाँ पे y डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता, बट उसने यहाँ से शुरू किया यहीं पर रह गया। मतलब ये ऐसा हो गया कि ओरिजिन से शुरू किया, एक्स एक्सिस पर चला गया, ओरिजिन से शुरू किया, एक्स एक्सिस पर चला गया। अब जिसका मैथ्स वीक है उसको ये नहीं समझेगा, तो उन लोग यहाँ से फील लेने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ओरिजिन पे था 0 0, यहाँ पे सपोज ये कोऑर्डिनेट है a, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी x का कोऑर्डिनेट a है, बट y का कोऑर्डिनेट 0 है। मतलब देखो y का कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0। आई होप इतनी बातों से आपको फील जरूर आ गई होगी। अब कुछ बातें आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। क्या लिखना है आपको, लिखो u cos थीटा या फिर डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सबसे पहला पॉइंट लिखो ये वाला। ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी की बातें कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बातें कर ली, अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन की बातें करते हैं। तो आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन यहाँ पे कितना है और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन यहाँ पे कितना है, बताओ। जिसने इन दोनों का आंसर दे दिया समझ लो उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जिसने नहीं दिया उसका भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत चल रहा है ना, बस आपसे वो 2 कदम आगे और क्या। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन देखें, मतलब इस डायरेक्शन में, तो इसका थोड़ा सा फील लेते हैं हम लोग। बताओ एक्सेलरेशन करता क्या है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन करता है चेंजेस द वेलोसिटी, यही होता है ना। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को
चेंज करता है। तो अगर हम लोग x डायरेक्शन में देखें तो हर जगह तो u cos थीटा है, हर जगह u cos थीटा है, मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है, 0 है। इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई टी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट है, u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा कांस्टेंट है, तो 0 डिवाइड बाई टी, एनीथिंग अपॉन एनीथिंग इन द न्यूमरेटर 0 इज 0। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन हो गया 0। समझ गए इसको, बात फील हुई। अगर हम लोग x डायरेक्शन की बात करें तो हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी चेंज करता है, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं x में, तो वो हो गया 0। अब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बताओ। अगर हम लोगों ने यहाँ पे y डायरेक्शन की बात की तो y डायरेक्शन में देखो g g g g g है ना। और हम लोग अगर ग्राफ अपना प्लॉट करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ रहता है नेगेटिव, तो इसीलिए एक्सेलरेशन लेंगे -g। ठीक है, कुछ लोग +g भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा -g, बट जो लोग यहाँ पे नीचे की तरफ प्लस लेते हैं उन्हें ऊपर माइनस लेना होगा। ठीक है, आपके ऊपर है, बट ग्राफ की तरह चलोगे तो बेटर रहेगा। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, -g। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बदल देता है, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं, बेरोजगार है वो, तो 0 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। इतना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया पर पूरा बोर्ड कवर कर लिया, कहाँ मैं जगह बनाऊँ अब डेरिवेशन के लिए, ये देखते हैं। तो थोड़ा सा मिनिएचर मैंने यहाँ पे बना दिया उसका, आई होप ठीक ठाक दिख रहा होगा। ठीक है, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन। एक होता है रेंज, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और एक होता है हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट बोलो या हाइट अचीव्ड बोलो, हाइट अचीव्ड। तो एक एक करके सबका डेरिवेशन करते हैं, सबका डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम, मेरे को लगा नीला मार्कर ले आया मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम फॉर विच पार्टिकल वॉज इन एयर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितनी देर के लिए पार्टिकल हवा में था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है और y डायरेक्शन में -g है, g की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा सकते हो। कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। तो यहाँ पे कोई सा भी आप लोग लगा सकते हो। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, मतलब s वाला लगा देता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर हम लोग यहाँ पे s की बात करें तो s इन x डायरेक्शन कुछ ना कुछ है, बट s इन y डायरेक्शन 0 है। ठीक है, तो कौन सा हम लोग लेना चाहिए, हम लोगों को कौन सा यहाँ पे लेना चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग y डायरेक्शन वाला लेंगे, बिकॉज x डायरेक्शन का हमें डिस्प्लेसमेंट पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। खैर ठीक है, तो अगर एस वाई की बात करें तो इक्वेशन वही रहेगा, बस u के साथ y लगा देना, a के साथ y लगा देना। क्या t के साथ y लगाओगे, t के साथ y लगाओगे क्या, नहीं, क्योंकि टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। एस वाई = u/t। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बड़े t से, u/t + ½ g/t²। ठीक है, ए। अब अगर y डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है -g। ठीक है, यहाँ पे ए वाई लिखना चाहिए मुझे, a/t²। तो एस वाई कितना है, 0। यू वाई, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है बताओ, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा इंटू टी +½ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन -g, तो -g/t²। अब u sin थीटा t को यहाँ भेज दो, तो -u sin थीटा t -½ g/t²। माइनस माइनस कैंसल, एक t और एक t कैंसल, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, 2 को यहाँ भेज दो, तो ये हो गया 2u sin थीटा = gt। अब ये g है, इसको भी यहाँ भेज दो और ये खत्म। तो ये हमें मिल गया टाइम का इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अ पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकंड इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करके आंसर निकाल देना, आप लोग खुद से निकालो। अगर आपको इसको याद भी करना है तो एक और तरीका इसको याद करने का,
देखो हम लोगों ने जो u sin थीटा लिखा है ये हम लोगों का वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, तो इसको 2u/g भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब एक और फॉर्मूला एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो 2u/g। u क्या है? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए, तो हाइट अचीव्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस बीच वाले पॉइंट पे मैक्सिमम कितना हाइट उसने अचीव किया। ठीक है, प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया, ये जो बीच में सबसे ऊपर जब वो पहुंचा, ठीक है, ये इस तरीके से फेंका गया, तो यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो सबसे ऊपर था। तो वो सबसे ऊपर जब पहुंचा तो उस समय उसकी हाइट कितनी थी? तो इस पॉइंट पर जब वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर था तो उस समय उसका हाइट कितना था? वही होता है हम लोगों का हाइट अचीव्ड। ठीक है, मतलब इतना लेंथ। तो ये एक तरीके से हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन है, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दिया है ये टोटल दिया हुआ है, वरना कुछ लोग अभी बोलेंगे जीरो क्यों नहीं है ना, बट ये टोटल दिया हुआ है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जब प्रोजेक्टाइल सबसे ऊपर था। तो जब वो सबसे ऊपर था तो उस समय उसकी हाइट कितनी थी, वही आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस वाई इज इक्वल टू कौन सा यूज करें? इजी यूज करते, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस इन वाई। यही हमें फाइंड करना है। एस वाई ही क्या है? एस वाई ही क्या है हमारा? हाइट अचीव्ड। हाइट अचीव्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये वी वाई क्या रहेगा? वी वाई क्या रहेगा बताओ? ये कौन सा इक्वेशन है? ये तीसरा इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस उसमें वाई एक्स जोड़ दिया है। ठीक है, तो वी वाई तो यहाँ पे जीरो रहेगा। बताओ क्यों? क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा, जो भी प्रोजेक्टाइल है आपका वो लास्ट में जाके रुक जाएगा, तो वी वाई तो जीरो रहेगा। यू वाई क्या रहेगा? यू साइन थीटा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यू साइन थीटा तो यहाँ पे जीरो रहेगा। अरे अगर यहाँ पे यू साइन थीटा जीरो हो गया तब तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ऐसा नहीं, हमें स्टार्टिंग का पॉइंट लेना है। वैसे तो आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखो, वहां पे भी मैंने यू साइन थीटा रखा है, जीरो या फिर माइनस यू साइन थीटा नहीं रखा है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग का कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो यू साइन थीटा का जीरो हो गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर, यू साइन थीटा और इसका स्क्वायर 2। ए वाई क्या है यहाँ पे? ए वाई क्या है यहाँ पे? ए वाई है माइनस जी। ठीक है, 2 इंटू माइनस जी। और एस वाई क्या है? एस वाई हमारा एच है। अब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ भेज दो, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस 2gh, माइनस माइनस खत्म, 2g को भेजो नीचे तो h की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं, इस इक्वेशन को यू स्क्वायर 2u(y) का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, सॉरी u(y) का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, u(y) का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। थोड़ा सीधा लिख देना। ठीक है, थोड़ा सा u मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। u(y) का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये सब रट्टा नहीं मारना है आपको, बस एक इक्वेशन याद रखना है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से समझा करो चीज़ों को। शुरू में मैं भी रट रहा था, t इज इक्वल टू सब कुछ रट रहा था, बट बाद में पता चला सब कुछ जब लॉजिकल है तो रटना क्यों है। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और u साइन थीटा क्या है हमारा? वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। u y ही क्या है हमारा? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा की जगह हमने u y रख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 2g, है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो इसका भी आंसर आप खुद से बताओगे। ठीक है, ये आपको u की वैल्यू दी है और ये आपको थीटा दिया हुआ है। आप मुझे h की वैल्यू को कमेंट करेंगे, एक ही कमेंट में करना, अलग अलग कमेंट मत करना। ठीक है, चलो इसको कर लो और फिर लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों का अब रेंज आ गया, जो हम लोग एस एक्स के आगे बार बार हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, आज हम लोगों को पता चल जाएगा एस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज होता है इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ कवर किया, वही होता है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कोई भी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। चलो सेकंड वाला ही कर लेते हैं। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है? जीरो है, तो ये जीरो हो गया, जीरो इंटू टी स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, 0/2 भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। यू एक्स कितना है? यू एक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यू एक्स है हम लोगों का वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। चलो देखो तब तक यू एक्स कितना होगा।
ux होगा यहाँ पे u cos थीटा, ठीक है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस ये वैल्यू मैंने बोली ax 0 होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब वो आपको t का इक्वेशन याद है, कितना है भाई 2u sin थीटा बाय g। नहीं याद रहे तो एग्जाम में खटाखट डिराइव कर लेना। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन बना है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया रेंज। रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं r से, ठीक है। अब इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइड बाई जी, है ना। यू एक्स हो जाएगा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होकर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएंगे। तो 2 यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी भी आप लिख सकते हो। और या फिर क्या लिख सकते हो, इसको ट्रिग्नोमेट्री में देखो एक इक्वेशन होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा की वैल्यू आप थोड़ा सा याद कर लो, होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है ना। तो बस इतना पकड़ो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह लिख दो साइन 2 थीटा और यहाँ लिख दो यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी, हो गया। ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक याद कर लो ये अपने आप हो जाएगा, या तो ये वाला कर लो और आपको पता ही है यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, यू वाई होता है यू साइन थीटा, याद हो ही जाएगा। तो कोई एक कर लो। यहाँ पे बोर्ड लेवल की थ्योरी खत्म होती है। अब बोर्ड लेवल वालों को यहाँ से अब लीव हो जाना है और कुछ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में अब बोर्ड वालों को एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ। आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड, या फिर अ बुलेट इज फायर्ड एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द टोटल रेंज, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे रेंज आपको पता करना है, तो ये वाला इक्वेशन लगा दो रेंज वाला। आप इसका आंसर कमेंट करो, मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, देखो सीधा सीधा आंसर आएगा। इसमें बस पुट करो, यू की जगह 50, थीटा की जगह 30, आंसर आ जाएगा। फिर इसमें पुट करो, ये तो और ईजी है, ठीक है। 30 नहीं रखता हूँ, थोड़ा ईजी रखता हूँ, थोड़ा हार्ड रखता हूँ ना, थीटा रख देता हूँ। चलो 30 वाला एक क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में u इज इक्वल टू है 100 मीटर पर सेकंड और थीटा की वैल्यू है यहाँ पे थीटा 45 है, r पता करो। चलो सॉल्व कर लो इन दोनों को। चलिए तो अब हम लोग एक और डेरिवेशन करते हैं, और अब की बार डेरिवेशन रहेगा रिलेशन बिटवीन r, h एंड t। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, h इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2g, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। इसको लिखे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखो मैं एक ही याद रखता हूँ, वही यू एक्स यू वाई वाला इजी रहता है। और रेंज की बात करें तो 2 यू एक्स यू वाई मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाय जी। ये हो गया आपका इक्वेशंस, ठीक है। यू स्क्वायर पहले लिखता हूँ, है ना, 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रिश्ता तय करते हैं, रिलेशन तय करते हैं बिटवीन रिलेशंस बिटवीन r, h एंड t। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से तो नहीं दिख रहा होगा पर देखो जबरदस्ती। तो सबसे पहले रिलेशन हम लोग ढूंढते हैं h और t के बीच में, ठीक है। h आपको दिख रहा है, t। अच्छा, अगर मुझे h और t में रिलेशन ढूंढना है तो कोई इजी रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो t में है 2u साइन थीटा और इसमें है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं t पे स्क्वायरिंग कर दूँ, ठीक है, अगर मैं t पे स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा h बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। इतना समझा। अब यहाँ से देखो g और g कैंसिल हो जाएगा। चलो छोड़ो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजी करता हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल में लिखता हूँ, देखो h बाय टी स्क्वायर। h कितना है, h है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइड बाय टी स्क्वायर मतलब 2u साइन थीटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया था इसलिए मुझे लगा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, है ना।
जी का स्क्वायर, जी का भी स्क्वायर होगा। अब इसको उल्टा हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो h बाई टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा तो g पर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक जी कैंसल, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहाँ पे h बाई टी स्क्वायर की वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल जा रही है g बाई 8। कितनी मिल जा रही है? g बाई 8। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, इसको याद कर लो और कोई ऑप्शन थोड़ी ना, या तो डेरिवेशन रट लो, नीट में आपके पास टाइम नहीं रहता है, दैट्स द प्रॉब्लम। आइदर डेरिवेशन रट लेते ना तो आप लोगों का काम आसान हो जाता, मतलब टी याद है, एच याद है, आर याद है, खटाक से आंसर निकाल लोगे, बट कई बार फॉर्मूला लिख लेना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h बाई टी स्क्वायर आपको g बाई 8 मिल गया, तो यहाँ से और करना चाहते हो तो h की वैल्यू निकाल सकते हो, जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8, h की वैल्यू आ जाएगी जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे आप अगर t की वैल्यू निकालोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा 8h बाई जी, तो देखो t की वैल्यू आ जाएगी √h बाई जी, √8h बाई जी। तो आप लोग चाहो तो सारे फॉर्मूले रख लो या फिर इतना याद करो, ये दोनों खुद से बना लोगे। ठीक है, वैसे मैं तो कोई नहीं याद रखता हूँ बिकॉज मैं डिराइव कर सकता हूँ खटाक से, है ना। मैं चाहता तो यही डिराइव कर देता, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए। ओके लीव इट। तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली, ये और ये भी बुक में नोट कर लो, बट याद मत रखना, ये वाली याद करना, बाकी खुद से बना लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। टी स्क्वायर था इसलिए रूट लिया था मैंने, याद है ना। टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था 8h बाई जी, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने रूट लिया था। ठीक है, कुछ लोग अभी शक में थे कि ऐसा कैसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब की बार रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं आर और एच में। अच्छा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो चालाक होंगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट में वैल्यू पुट करेंगे और यू निकालेंगे, यू भी नहीं निकलेगा क्योंकि उन्हें थीटा भी नहीं मालूम है ना, तो फंस जाएंगे उन लोग। फंसने के बाद क्या करेंगे, और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास, मार्क्स गया उनका। बट आपको याद है, मैंने सिखाया है, h बाई टी स्क्वायर होता है g बाई 8, t की जगह रखोगे 10 तो h बाय हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 बाई 8, ये 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू h, ये कैंसल 125। डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। बट आपको अगर ये याद रहा तो ठीक है, मतलब जो लोग अभी ये सब नहीं पढ़े रहते, बोर्ड लेवल का पढ़ते, उन लोग को ये दिक्कत आ जाएगी ना। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड दिए, मुझे पता है उन लोग क्या अप्रोच करेंगे, बिकॉज मैंने भी कभी ऐसी अप्रोच की थी। तो यहाँ पे टी की जगह 10 पुट करेंगे, थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, यू निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं आएगा, है ना, तो फंस जाएंगे। बट अगर आप ये रिलेशन याद रख देते हो तब तो सब काम हो जाएगा। और भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, सपोज बोल दिया अगर h बताओ 125 है तो मुझे बताओ t की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर फाइंड कर लो। अपनी बुक में सॉल्व करो, h इज इक्वल टू 125 रखो, t की वैल्यू पता करो। अगर हम लोग देखें तो अभी तक मैं कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ बातों बातों में, है ना। आर और एच में रिलेशन अब हम लोग स्टेब्लिश करते हैं, आर और एच में। ठीक है, तो अगर हम लोग आर का इक्वेशन देखें तो ये है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी यू स्क्वायर है। अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दोगे तो यू की पावर 4 हो जाएगी, विच विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आर बाई एच निकालते हैं अब। तो आर बाई एच यहाँ पे आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और नीचे आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसको उल्टा करो, ठीक है, इसको उल्टा करो, r बाई एच। यहाँ पे आगे मैथ से बस, और कुछ नहीं है। r बाई एच करो तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय 2g डिवाइड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, g से g कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो r बाय एच की वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा, तो ये हमें वैल्यू मिल गई 4 कॉट थीटा, ये हो गई r बाय एच की वैल्यू। तो r बाय एच में हम लोगों का ये रिलेशन है, बट कॉट थीटा बहुत ही ऑड सा हो जाता है। हम साइन से फैमिलियर है, टेन से फैमिलियर है, कॉस से फैमिलियर है। तो कॉट थीटा का इंटर रिलेशन फॉर्मूला आप लोग जानते हो, कॉट थीटा होता है 1 बाय टेन थीटा। तो कॉट थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाय टेन थीटा, तो 1 बाय टेन थीटा किया तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 4 बाय टेन थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो r बाय एच हो जाएगा 4 बाय टेन थीटा। अब यहाँ पे आपके पास h का सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा, 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा। ठीक है, 4h इज इक्वल टू r टेन थीटा, या फिर r की वैल्यू पता करना चाहो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, r बाय 4 टेन थीटा, h इज इक्वल टू r बाय 4 टेन थीटा। अब इसमें खेलते जाओ, अब आप बड़े हो गए हो, अब साइंस से खेलना शुरू करो।
ठीक है, आपने झेला बहुत, अब खेलो। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4h डिवाइड बाय tan थीटा, मे बी r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। हाँ, r इज इक्वल टू 4h डिवाइड बाय tan थीटा। अब क्वेश्चन में पूछेगा इफ एन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री एंड इट कवर्स द लेंथ 100 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे जो समझदार लोग होंगे उन लोग h की इक्वेशन देखेंगे और बोलेंगे यू तो हमें मालूम ही नहीं है। चलो थीटा मालूम है और रेंज मालूम है, तो यहाँ पे थीटा रखते हैं, रेंज रखते हैं, यू निकल जाएगा। यू निकलने के बाद हम लोग उसमें पुट करेंगे और फिर हमारा एच निकल जाएगा। पर वहाँ पे रहेंगे हम लोग, हम बोलेंगे हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, r है 100, tan 45 होता है 1, तो h की वैल्यू आ गई 25। 4 यहाँ गया, डिवाइड किया, h की वैल्यू आ गई 25। देखा ट्रिक का कमाल। ये सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जेई के लिए तो आप लोगों को नहीं रटोगे तो भी चलेगा, डेरिवेशन कर लेना। बट नीट में बहुत कम टाइम होता है ना, 180 क्वेश्चन इन 3 आवर, और कहाँ जेई में मतलब 75 क्वेश्चन 3 घंटे में, 90 क्वेश्चन हो गए, अब पहले 75 थे। चलिए तो हम लोग अब रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में, बिकॉज इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ, हाइट कब मैक्सिमम होगी? एक ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा हाइट कब ट्रेवल करेगा? आप मुझे बताओ, आप मेरा कंसेप्ट क्लियर करो, मैं आपका नहीं क्लियर करूंगा। खुद से क्लियर करोगे तो बातें ज्यादा दिन तक याद रहेंगी, मैं बता दूंगा तो क्या फायदा। एक बात बताओ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये छोटू सा हुआ, मोटू सा हुआ, ऐसे कई सारे प्रोजेक्टाइल मोशन हुए, बट कब वो सबसे ज्यादा हाइट ट्रेवल किया? ये देखो, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ भी छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा, यहाँ छोटा। बट क्या हो अगर मैं प्रोजेक्टाइल को सीधा फेंक दूं? अगर मैं प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर फेंक देता हूँ, सीधे फेंक देता हूँ इस तरीके से, तो ये प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर उसको मैं सीधा फेंकता हूँ तो भी कम हाइट ट्रेवल करेगा। एच मैक्स मतलब हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। बाकी थीटा की वैल्यू, एक बॉल लो आप एक दिन ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट खेलते होगे मुझे पता है, तो एक दिन ग्राउंड में जाओ कोरोना के बाद और वहाँ पे बॉल को उछाल के देखो, एक बार 90 पर फेंकना तो सबसे ज़्यादा हाइट वो कवर करेगा। वेलोसिटी सेम रखना, ये नहीं कि मतलब 80 पे फेंका तो सबसे तेज फेंक दिया। और जब आप 80 डिग्री पे फेंकोगे तो वो थोड़ा कम हाइट कवर करेगा। मैं विजुअलाइज करा देता हूँ, देखो आप 90 पर फेंकोगे ऐसे जाएगी, मुंह पर गिरेगी आपके, पकड़े नहीं तो। 80 डिग्री पे फेंके तो ऐसे जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। 70 पर फेंके तो ऐसे गिर जाएगी। 60 पे फेंके तो ऐसे गिर जाएगी। 45 पर ऐसे, 30 पर थोड़ा कम, 15 कम, 0 डिग्री यहीं रह गई। 0 डिग्री मतलब फेंका ही नहीं ना। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा हाइट वो कवर कर रही है। तो मतलब हाइट तभी मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन बताओ क्या बन जाएगा? थीटा की वैल्यू हो गई 90, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइड बाई 2g। साइन 90 क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो साइन 90 हो गया 1, नीचे सिर्फ बचा यू स्क्वायर बाय 2g। भाई साहब ये पूरी वैल्यू 1 हो गई ना, साइन 90 1 होता है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज कब मैक्सिमम होगी। पहले आर मैक्स का फॉर्मूला बताओ। आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अच्छा, अगर आपने बॉल को 90 डिग्री पे फेंका तो वैसे जाएगी और यहीं पे आके गिर जाएगी आपके मुंह पे, है ना। बॉल को आपने ऐसे फेंका तो मुंह पर गिर जाएगी, तो मतलब रेंज तो 0 हुई। रेंज क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, तो ये तो 0 हो गया। अब आप 80 डिग्री पे फेंक के देखो, तो 80 डिग्री पे फेंकोगे तो यहाँ आके गिरेगा। 70 पे फेंकोगे थोड़ा आगे, 60 पे फेंकोगे थोड़ा आगे, 45 पर फेंकोगे तो सबसे आगे जाके गिरेगा। कभी ट्राई करना, बॉल को लेना, सीधे उछालना मुंह पे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। 45 पर फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा आगे। अच्छा, 30 पर फेंकोगे तो क्या होगा? 30 पर फेंकते हो तो यहीं गिर जाएगा 30 पर। 15 पर फेंकते हो तो यहीं, 0 मतलब फेंकते ही नहीं हो। चलो 5 ले लेते हैं, 5 पे फेंकोगे तो वो भी यहीं पर गिर जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रेंज तब मैक्सिमम होगी जब थीटा 45 होगा। खुद से सोचो ना, रेंज क्या है? रेंज है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में अगर हम 90 पे उछाल रहे हैं तो यहीं आके दोबारा गिर जा रहा है, तो यहीं आके गिरा तो एक्स कितना हो गया? 0। यहाँ आके गिरा 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। सबसे ज़्यादा तब होगा जब थीटा 45 होगा। किसी भी बॉल को आप ऐसा फेंकोगे तो आगे नहीं जाएगा, ऐसे फेंकोगे तब वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, और वो एंगल होता है 45 डिग्री। तो थीटा 45 हो गया, तो आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर साइन 2 × 45 डिवाइड बाई जी। 2 × 45 90 होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 × 45 हो गया 90। साइन 91 होता है तो उसको भूल जाओ।
तो आर मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बाय जी। क्वेश्चन आए हैं इस पे नीट में, जितनी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ सब पे नीट में क्वेश्चन आए, जेई में भी आए, टेंशन मत। तो अब हम लोग रिलेशन पता कर लेते हैं एच मैक्स और आर मैक्स में, ठीक है, फेल हो गई होगी बात आई थिंक। तो आर मैक्स है हमारा यू स्क्वायर बाय जी और एच मैक्स है हमारा यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर खत्म, जी खत्म, तो आर मैक्स और एच मैक्स में हमें रिलेशन मिल गया, कितना मिला, ये बना 1 और 2 गया ऊपर तो मिल गया 2/1, ठीक है। तो आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स होता है डबल ऑफ एच मैक्स, आर मैक्स होता है डबल ऑफ एच मैक्स, याद रख लो इस बात को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मैक्सिमम रेंज 100 सेंटीमीटर कवर कर सकता है, तो बताओ कितना ऊंचा वो हाइट कवर कर सकता है। तो आर मैक्स की जगह 100 रखोगे और एच को x पुट कर दो तो 2x हो गया, तो x की वैल्यू देखो 50 आ गई, एच मैक्स 50 हो गया। फिर क्वेश्चन में पूछ लेगा एक प्रोजेक्टाइल है जो मैक्सिमम हाइट 25 सेंटीमीटर कवर कर सकता है, बताओ उसको मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो उसकी मैक्सिमम रेंज 2 × 25 हो जाएगी, दैट इज़ 50। इतनी बातें क्लियर हुई, फील हुआ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ PYQs देखते हैं। तो ये 2010 का क्वेश्चन है, जिसने लेक्चर को एकदम अच्छे से सुना होगा वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, अच्छे से सुना भी होगा और बातों को याद भी रखा होगा। बहुत ही छोटी सी बात पे ये क्वेश्चन आया है, मतलब वो बात जिसने याद नहीं रखी समझ लो खत्म। क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। सपोज ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो इस पर मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होती है, u sin थीटा होता है, हाँ होता है, कितना होता है 0। याद आ गया, यहाँ पे सिर्फ u cos थीटा ही होता है ना भाई, u sin थीटा तो यहाँ 0 होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इसीलिए तो वो आगे जाकर नीचे गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो u cos थीटा ही सिर्फ यहाँ पे होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल स्पीड है u, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब u cos थीटा, इज मतलब होता है इक्वल, मैथ से सिखाते आ रहा हूँ, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, इसका आधा u/2, u खत्म, cos थीटा आ गया 1/2, cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा होता है 60, ऑप्शन ए हो गया करेक्ट, खत्म, टाटा गुड बाय। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट में कर दिया मैंने। जरूरी है कंसेप्ट याद रखना, मैंने बोला ना ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। देखो वही तो है, ये मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी स्पीड, तो जिनको पता ही नहीं होगा वो डायरेक्ट फार्मूला रटे रहेंगे, बोले ये क्या है भाई, इसलिए कंसेप्ट को डेप्थ में सीखो। फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, t = दिस, h = दिस, r = दिस, नहीं, कंसेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए। तभी मैंने सबसे पहले मोशन को एनालाइज किया, उसी में पूरा टाइम चला गया। लेक्चर आज का बड़ा होगा मुझे पता है, लेकिन बेस्ट लेक्चर होगा ये, मुझे लगता है मोशन इन अ प्लेन में सारे लेक्चर्स में सबसे अच्छा ये लेक्चर होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो u cos थीटा, यहाँ पे u cos थीटा था और इनिशियल स्पीड का वो आधा है, मतलब u अगर इनिशियल स्पीड है तो उसका आधा है, तो u/2, u खत्म, cos थीटा 1/2, थीटा आया 60, समझे। एक और कंसेप्चुअल है आपकी स्क्रीन पर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, 2011 AIPMT से है। इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया ना, समझ लो उसने अभी तक लेक्चर को एकदम ध्यान से देखा है, कंसेप्ट को अच्छे से सोचा है। जिससे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वीडियो पॉज करो, जितना नोट किए हो एक बार रिवाइज करो, वर्ड्स को मैच करो, क्या वर्ड है इसमें जो मुझे असली हिंट दे सकता है। जैसे पिछले में वर्ड था मैक्सिमम हाइट, वही आपको हिंट दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी एक वर्ड है जो आपको हिंट देगा। अगर आपने नोट किया होगा तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। पॉज करो, जब तक आंसर नहीं आता है करते जाओ, रफ बुक निकालो करते जाओ। अगर 20 मिनट तक आंसर नहीं आता तो वीडियो दोबारा चालू करो, जाने दो, टाइम जाता है जाने दो, अब 11 शुरू किए हो, पूरा टाइम है, खुद से कर लोगे तो जो खुशी होगी ना, वो खुशी मेरे देखने से नहीं होगी, ठीक है। चलो आर की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, आर की वैल्यू तब मैक्सिमम होगी जब u² sin 2 थीटा बाय g में sin 2 थीटा = 1 होगा और थीटा की वैल्यू 45 होगी, है कि नहीं। एक बात मुझे बताओ, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को खुद से ट्राई करना, एक काम करना, आप एक दिन अपने हाथ में एक बॉल लेना और उसको एकदम 90 पे फेंकना, 90 पे मतलब एकदम ऐसे फेंकना, ऐसे मुंह किए रहना, मुंह पर पड़ेगी बॉल, ठीक है। और कभी 80 डिग्री पर फेंकना, मतलब 80 डिग्री पर मतलब ऐसे फेंकना, तो वो यहाँ गिरेगी। आप कबर 70 पर फेंकोगे तो यहाँ गिरेगी, 60 पर फेंकोगे थोड़ा आगे, बट जब आप 45 पर फेंकोगे तो वो सबसे आगे जाके गिरेगी। मतलब रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। एक बार फील करा चुका हूँ मैं ये बात, अब आपको हमेशा के लिए फील रहनी चाहिए, ठीक है। 90 पर फेंकोगे तो मुंह पर गिरेगी ना भाई, सीधा आपने फेंका तो सीधे ही आके गिरेगी ना, यही तो होता है 90, तो मुंह पर गिरेगी आपके। तो प्रोजेक्टाइल कब सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करेगा, जब थीटा होगा 45। कब होगा, जब थीटा होगा 45। तो थीटा की वैल्यू 45 हो गई, तो sin 2 थीटा हो गया 1। कैसे, sin
ये सब बताना पड़ेगा। 2 × 45, 2 × 45 होगा 90, साइन 90 होता है 1। अब समझे? तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो r की वैल्यू हो गई u स्क्वायर बाय जी। u की वैल्यू आपको मालूम है 20 है, क्वेश्चन में दी हुई है ना मेरे भाई। u कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय g कितना है 10, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 10, 0 0 खत्म। ऑप्शन 1 है। तो यही है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया एकदम, कुछ लोग सोचते रह जाएंगे करना क्या है यहाँ पे, बट आपको फॉर्मूले मालूम है, कंसेप्ट मालूम है, आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी है। अगर आप लोग देखो तो प्रोजेक्टाइल मोशन से उतने इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, जितने इजी क्वेश्चन हम लोगों के यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वगैरह से आ रहे थे। तो इसलिए इस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए मैं भी अपना यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्ट किया गया एंगल 45 डिग्री से। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये हो गया h। ये पूरी क्या होती है? पूरी होती है रेंज। तो ये लेंथ हो जाएगी r/2, ये लेंथ हो जाएगी r/2, मतलब r का आधा ये पूरा मिलके r। क्वेश्चन में पूछ रहा है जब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पहुँचेगा और कोई आदमी उसको यहाँ से खड़ा होकर देखेगा, जब प्रोजेक्टाइल वहाँ पहुँचेगा और कोई आदमी उसको यहाँ से खड़ा होकर देखेगा तो उसको ये एंगल कितना दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये पूरा एंगल 45 है, बट इतना एंगल कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एलिमिनेशन कर सकते हो। कैसे? 45 तो होगा नहीं, हमें दिख रहा है कि ये टोटल 45 है ना, और इतना एंगल 45 से कम दिख रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं। 60 का तो चांस ही नहीं है जब 45 से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, 45 से कम ही होगा जो भी होगा। अब यहाँ से अगर हम सपोज मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, थीटा नहीं फाई ले लेते क्योंकि थीटा ऑलरेडी है ना, तो हमारा ये एंगल फाई है। तो फाई से अगर हम देखें तो tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा अपोजिट h अपॉन एडजेसेंट r/2। अब बस इसमें h का फॉर्मूला डालो, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। r का फॉर्मूला डालो, r का फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 है तो इसको हम लोग यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, g और g भी कैंसिल हो गया। तो tan फाई हमें मिल गया 1/2, तो फाई मिल गया, tan फाई मिल गया 1/2, फाई मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका? कैसे पता चला मुझे? मैंने यहाँ से tan फाई का फॉर्मूला लगाया। tan फाई ही क्यों? क्योंकि ये तो आपका हाइपोटेनस है और इसकी वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का सवाल नहीं उठता, क्योंकि साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हमें अपोजिट मालूम है, एडजेसेंट मालूम है, तो बचा एक ही tan थीटा, क्योंकि उसी में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है। बस उसकी वैल्यू रखी, हमें ये मिला, फिर फॉर्मूला रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया। खाली दिमाग कहाँ था? दिमाग यहीं था। ये डायग्राम आपने अगर बना लिया ना तो काम हो गया बस। अब तुक्का भी मार सकते थे क्योंकि ए भी तो एलिमिनेट हो गया, सी रहेगा या डी रहेगा, तुक्का मार दो। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक आपसे हो जाना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट दोनों इक्वल हैं, थीटा बता दो। तो दोनों को इक्वल करके पुट करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन में बोला है r बराबर h, सॉल्व करो पॉज करके। तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g मस्ट बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ से g और g खत्म, u स्क्वायर खत्म, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म, तो बचा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 4 को यहीं रहने दो, 4 इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बचपन से हम जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan थीटा आ गया 4, tan थीटा आ गया 4, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। इजी क्वेश्चन थे ये, हमारे कुछ PYQs थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने नीट के PYQs कर लिए, अब बारी आती है कुछ JEE के PYQs करने की। ठीक है, तो AIEEE 2003 से ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा। जो इसकी लैंग्वेज समझ पाएगा वो क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में बता देगा, बाकी जो नहीं समझ पाया फिर देखेंगे क्या करना है उनका। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए मैं करता हूँ इसको। एक बॉय है, वैसे हो जाना चाहिए आपसे, ट्राई करो एक बार हो जाएगा। ठीक है, एक बॉय है जो बिल्डिंग के रूफ पे खेल रहा है और बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंची। तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई और इसके छत पर ये बॉय खेल रहा है। इस बॉय ने फेंकी एक बॉल, ठीक है, एंगल 30 डिग्री पे, और स्पीड दी उसको u, जिसकी वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम थ्रोइंग पॉइंट, थ्रोइंग पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट,
इस पॉइंट से कितनी दूर तक बॉल 10 मीटर ऊंचा रहेगा ग्राउंड से। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉल कितनी दूर तक 10 मीटर हाई रहेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अभी अगर बॉल इसने यहाँ से फेंका तो ये ऐसा कुछ जाएगा और फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वहां तक की डिस्टेंस निकालो जहां तक ये 10 मीटर ऊंचा हो। तो 10 मीटर इतना है, मतलब इतना डिस्टेंस वो निकालने बोल रहा है। इतने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। बट क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट बॉल विल बी एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब यहाँ से फेंकने के कितनी दूर बाद तक बॉल 10 मीटर ऊंचा रहेगा ग्राउंड से। तो बिल्डिंग की जितनी हाइट है उतनी हाइट 10 मीटर है ना, तो सामने भी उतना ही रहेगा। तो ये सपोज सामने कोई बिल्डिंग है, तो हमें क्वेश्चन में इवेंचुअली पूछ रहा है रेंज। ठीक है, आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू का फॉर्मूला आप जानते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी की वैल्यू 10 पुट करने बोला था इसमें। यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 30 डिग्री। थीटा आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है। जी की वैल्यू आपको मालूम है। अब कुछ होशियार लोग ये जीरो इस जीरो से काट देंगे, अरे भाई ये थीटा है, इसको थोड़ी ना कैंसिल करोगे। साइन 60 को 10 से काट के साइन 6 बोलोगे क्या? ऐसा नहीं करते हैं। तो इस 10 को किससे काटोगे? इससे काट दो। तो 10 इंटू साइन 60 हो गया, 230 या 60 हो गया। साइन 60 होता है √3/2 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, सब वैल्यू दी थी आपको एग्जाम में, सब दिया था, √3 की, साइन 60 की, cos 30 की, सब दिया था। तो ये आंसर आ जाएगा 17.3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अगर हम लोग देखें राउंड ऑफ कर दो ना, 17.3 को 17 लिख दो तो आंसर देखो 8.5 आ रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बॉल इज थ्रोन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जेई का, है ना। क्वेश्चन तो कई करवा रहा हूँ। यहाँ पे बोला बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ v0 एट एन एंगल थीटा। तो बॉल बना लो, यहाँ पे ये बॉल को फेंक दिया गया एंगल थीटा पर और स्पीड दी गई v0। ऊपर स्पीड रहेगी v0 साइन थीटा और इस साइड स्पीड रहेगी v0 कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में बोला है उसी टाइम एक पर्सन था, सपोज इसको विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे बॉलर है और बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने इस बॉल को स्वीप मारा। ठीक है, बैट्समैन ने स्वीप मारा इस तरीके से, तो यहाँ पे इसने स्वीप मारा तो बॉल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल की तरह जा रही है। बॉल कैसी आती है? प्रोजेक्टाइल की तरह जाती है ना, अगर उसको ग्राउंड से मारो तो, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया। तो यहाँ से इसको मारा, तुरंत बॉलर इसी साइड दौड़ने लगा। एट द सेम इंस्टेंट बॉलर भी दौड़ने लगा एट स्पीड v0/2। बॉलर की स्पीड हम यू मान लेते हैं, तो उसकी स्पीड थी v0/2। ठीक है, बॉल को पकड़ने के लिए। तो क्या वो बॉल को पकड़ पाएगा? क्वेश्चन में पूछा है वो क्या बॉल को पकड़ पाएगा। पकड़ पाएगा तो कितने एंगल पर पकड़ पाएगा। ठीक है, मतलब बॉल कितने एंगल से फेंकी हो कि वो पकड़ ले। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, हाँ 30 डिग्री पर फेंका तो पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पाएगा, हाँ पकड़ लेगा अगर 60 डिग्री पे बॉल हो तो, हाँ पकड़ लेगा अगर 45 डिग्री पे हो। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपने नीट में किया अभी, बट सेम टू सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे घुमा के पूछा है। यही होता है तरीका। नीट में आपने सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, बट इधर देखो घुमा के पूछ लिया। सॉल्व करो थोड़ा, देखते हैं आता है क्या, देखते हैं आता है क्या आपका। वैसे मैंने हिंट तो दे दिया कि अभी हमने ऐसा क्वेश्चन नीट में किया, तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए बट लॉजिकल ना हो, है ना। कई बार आंसर तो आ जाता है बट हमारी लॉजिक एकदम आइंस्टाइन जैसी होती है। क्वेश्चन में बोला है एक बॉल को ऐसा फेंका गया। अच्छा, यहाँ पे पर्सन कैसे दौड़ रहा है? ऐसे दौड़ रहा है। बॉल की 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी उसको आगे लेकर जा रही है, एक वेलोसिटी उसको ऊपर लेकर जा रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऊपर वाली जो वेलोसिटी है बॉल की, क्या उसको वो आगे लेकर जा रही है? पहले ये बताओ मुझे। बॉल की जो v0 साइन थीटा वाली वेलोसिटी है, क्या वो उसको आगे लेकर जा रही है? नहीं, वो तो सिर्फ उसको ऊपर लेकर जा रही है। तो उसको आगे कौन लेकर जा रहा है? v0 cos थीटा। मतलब अगर पर्सन को बॉल को पकड़ना है तो उसकी स्पीड v0 cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, उसकी स्पीड v0 cos थीटा के बराबर होनी चाहिए, तभी वो बॉल को पकड़ पाएगा, है ना। कुछ लोग बोलेंगे v0 साइन थीटा क्या कर रहा है? v0 साइन थीटा तो ऊपर लेकर जा रहा है ना, उससे क्या मतलब है। अब जैसे सपोज आपका ये सपोज वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये ऊपर जा रहा है, आगे तो ये बढ़ रहा है ना, आगे तो ये बढ़ रहा है, तो इसे इस वेलोसिटी को देखो, ये तो ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पर्सन तभी बॉल को पकड़ पाएगा जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बॉल का मतलब v0 cos थीटा बराबर हो जाए पर्सन की स्पीड के। पर्सन की स्पीड है v0/2, v0 कैंसल, cos थीटा आ गया 1/2, cos थीटा 1/2 तब होता है जब एंगल होता है 60 डिग्री। बात खत्म। सिंपल क्वेश्चन बट वेरी लॉजिकल, यही तो खेल है जेई का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने AIEEE 2012 से है।
अभी जेईई मेन 2014 और भी कई सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन में बोला है बॉय कैन थ्रो स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। मतलब एक बॉय है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बॉल फेंक सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मीटर, मेरी तरह इससे ज़्यादा हाइट पे वो नहीं फेंक सकता है। तो कितना मैक्सिमम रेंज हो सकती है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या? रेंज, वहाँ पे ब्रैकेट करके लिखो। नीट वाले क्वेश्चन लिख रहे हैं या फिर नहीं? नीट वालों तुम भी लिखो, बहुत ज़रूरी है। नीट के क्वेश्चन जेईई में आ जाते हैं, जेईई के क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, प्रूफ करके दिखाया हूँ कई बार, ठीक है। तो बता रहा हूँ तो लिख लो, ठीक है। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बगल में ब्रैकेट मारो और उधर लिखो रेंज। ब्रैकेट नहीं किया तो मेरी तरह लिख दो, ऐसा एरो करके, है ना। तो क्या रिलेशन था बताओ? आर मैक्स इज इक्वल टू क्या रिलेशन था? आर मैक्स इज इक्वल टू रिलेशन था 2 ऑफ एच मैक्स। एच मैक्स दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 10। 2 × 10 20, खत्म, खेल खत्म, इतना इजी। लेकिन अभी जिसको ये सब नहीं मालूम रहेगा उसका पता नहीं उस समय दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब जैसे अभी एग्जाम में बैठे आप और आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप सोच रहे हो यार मैक्सिमम हाइट क्या होती है, रेंज क्या होती है। सपोज दिमाग चल भी गया तो 10-15 मिनट चला गया एक क्वेश्चन पे। आपने कितनी देर में किया? मैक्सिमम 5 सेकंड लगा होगा। ओरली कर देते हैं हम लोग, है ना, ओरली कर देते। 10 दिखा, क्या पूछा है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मतलब इसका डबल। अगर यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 देती और पूछता मैक्सिमम हाइट, तब उसका आधा हो जाता। रिलेशन से देखो ना, आर मैक्स बराबर डबल ऑफ एच मैक्स। तो आर मैक्स 10 दिया होता तो एच मैक्स के लिए 2 यहाँ आ जाता, एच मैक्स 5 आ जाता, है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बोर्ड के लिए और नीट में भी एक बार उससे क्वेश्चन आया था, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे शॉक हो गए होंगे, अरे ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? अरे भाई ट्रेजेक्ट्री कुछ बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब होता है पाथ, रास्ता, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल था आपके पास, आपने ऐसा फेंका, तो ये जो इसका रास्ता है ना, यही आपसे पूछा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। हर एक के लिए एक इक्वेशन होता है। देखो इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है? कर्व है, स्ट्रेट लाइन, पहले एक पॉइंट होता है, फिर कई सारे पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होती है, फिर स्ट्रेट लाइन थोड़ी बेंड हुई तो कर्व बनता है, पूरा कर्व जुड़ जाए और एकदम यूनिफॉर्म आर्क हो तो सर्कल बनता है ना। फिर सर्कल को थोड़ा सा खींच दो, एलिप्स बनता है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसमें आपको पता करना है कि इसका कर्व कैसा है, ठीक है। क्या वो सर्कुलर है या फिर पैराबोलिक है या फिर हाइपरबोला है, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में पता करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं वेलोसिटी u से फेंका गया तो इस तरफ आएगा u cos थीटा, ऊपर की तरफ आएगा u sin थीटा। ये सारी चीज़ें कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसको हम लोग बोल सकते हैं ux, इसको हम लोग बोल सकते हैं uy, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ की बात हो रही है तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया x और y, इसका x कोऑर्डिनेट इतना है, x कोऑर्डिनेट इतना है और y कोऑर्डिनेट इतना है। तो हमें इसका इक्वेशन पता करना है, मतलब हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे आएगी x और y की वैल्यू? देखो हम लोग दोनों के लिए इक्वेशन लगाते हैं। x इज इक्वल टू, मतलब जो हम लोगों का इक्वेशन था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले वो निकालेंगे, फिर y में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकालेंगे, ठीक है। तो s की जगह हम लोग x का यूज करें तो x इज इक्वल टू u x t प्लस हाफ a x स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर। और दूसरा अब यहाँ पे देखो ax कितना था, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना था, बार बार याद मत दिलाओ, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 था, ठीक है, याद रख लो एक बार में। चलो तो ux कितना है, u cos थीटा, तो ये हो गया u cos थीटा t, x इज इक्वल टू u cos थीटा t। इसको बस इतना याद रख लो, इतना समझा ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो हम पहले x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू u x t हुआ, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इंटू टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बोला एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितनी है, 0 है। कैसे पता? अरे भाई आपने इसको वेलोसिटी दी है तो ये कोई एक्सेलरेशन से नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था u cos थीटा हर जगह इक्वल आ रहा था। बार बार रिवाइज करते रहो उसको, ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन y के लिए लिखते हैं, y के लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा प्लस हाफ ए वाई कितना होगा, ए वाई होगा माइनस जी। अरे एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जी, मैंने बताया माइनस क्यों, इंटू टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से t की वैल्यू उठा लेते हैं। यहाँ से t की वैल्यू बताओ क्या होगी, t की वैल्यू होगी x बाई यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा को हमने जस्ट वहाँ शिफ्ट कर दिया तो t की वैल्यू आ गई x बाय यू कॉस थीटा। इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको कर दो t की जगह पुट, ठीक है, u साइन थीटा t, ये वाला t मैं लिखना भूल गया था, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है u साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा
इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस जी बाय टू इंटू माइनस जी, 1 इंटू जी, जी हुआ, प्लस और माइनस माइनस हुआ, जी बाय टू, समझा। टी स्क्वायर की जगह एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझा क्या? अब देखो यू और यू कैंसल, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो ये हो गया एक्स टेन थीटा। ठीक है, ये x मैंने लिख लिया और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया टेन थीटा माइनस जी बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक काम करता हूँ मैं टेन थीटा को ऐसे ही रहने देता हूँ पहले। ठीक है, एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ तक बातें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे है एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा बन रहा है। बट ये मुझे अगर मैं एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा, बट ऊपर साइन थीटा यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर करूँगा तो नीचे भी करूँगा, तो ये हो गया हमारा एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस जी बाय टू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय साइन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से एक साइन थीटा डिवाइड बाय एक कॉस थीटा और एक्स कॉमन हो रहा है, यहाँ भी वही है। ठीक है, तो हमने ले लिया कॉमन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को मैंने एक्स टेन थीटा लिख दिया, ये x और ये टेन थीटा, ये पूरा क्या है, ये पूरा है टेन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर था, एक x गया कॉमन, तो अब कितना x बचा, 1, तो ये हो गया 1 माइनस जी एक्स। साइन थीटा गया कॉमन, कैसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हुआ तभी तो टेन थीटा हुआ, समझ रहे हो ना, शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं थोड़ा, समझा करो। डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, एक कॉस थीटा बाहर गया तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बचा, 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बचा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 माइनस जी एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, रेंज का फॉर्मूला होता था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखो दिख रहा है क्या वहाँ पे रेंज का फॉर्मूला, दिख तो रहा है लेकिन उल्टा है, तो इसको भी उल्टा कर दो ना, 1 बाय आर इज इक्वल टू जी बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, उल्टा कर दिया हमने, समझ रहे हो ना, आर ये था तो 1 बाय आर ये हो गया, तो मतलब जी बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं 1 बाय आर लिख सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 1 बाय आर मल्टीप्लाई बाय बचा x, 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स बाय आर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिख रहा है क्या, हाँ ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है पैराबोला की, ज़्यादा मत सोचो रट लो, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ पैराबोला। ठीक है, पाथ ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ पैराबोला। इतनी बातें समझ में आई, बस इतनी बातें समझनी थी और कुछ नहीं समझना था, बस आपको यहाँ पे याद रखना है ये डेरिवेशन। ठीक है, मतलब इक्वेशन तो आपको नीट के लिए याद रखना है, बाकी बोर्ड के लिए डेरिवेशन आ सकता है कि डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ पैराबोला, या फिर प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ पैराबोला, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखना रहेगा। और नीट में भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है कि नहीं 1 मार्क का कहाँ, 4 मार्क के लिए पूछ देगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ ऑफ डैश, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज डैश, फिर 4 ऑप्शन देगा, पाथ ऑफ पैराबोला, पाथ ऑफ हाइपरबोला, पाथ ऑफ एलिप्ट। ठीक है, ऐसा कई सारा ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे आप लोग इसको कर देना करेक्ट। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अभी कोविड चल रहा है तो पेपर इजी आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, और इस पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ नीट में आया हुआ। चलिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब नीट में इतना हार्ड क्वेश्चन कभी सोचा नहीं था किसी ने, बट आ गया था, मतलब हार्ड भी नहीं है, दिमाग चलना चाहिए। तो आपका दिमाग तभी चलेगा जब यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे, है ना, वॉर में तभी लड़ पाओगे जब तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना कुछ सीखे बस चले गए और पिट के आ गए। तो ये क्वेश्चन कर लो, और फिर एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर करा देता हूँ। फिर एक लास्ट टॉपिक आपको बताना है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है,
चलो तो इसको कर लो पहले। इसमें बोला है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन एंगल थीटा एंड एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। थीटा एंगल से 5 मीटर पर सेकंड से। एक और प्रोजेक्टाइल दूसरे प्लेनेट से, सपोज ये मार्स है, यहाँ पे भी एंगल थीटा है, थीटा सेम है, यहाँ थीटा सेम है, दोनों पे ही प्रोजेक्टाइल का थीटा सेम है, और बस इसको अलग वेलोसिटी से फेंका गया 3 मीटर पर सेकंड से। दोनों ट्रेजेक्ट्री सेम फॉलो करते, आ गई ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आर का इक्वेशन क्या होता है, आर का इक्वेशन होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, खैर उसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब एक नोट करके आप कंसेप्ट लिख लो, नोट फॉर इक्वल ट्रेजेक्ट्री या फिर सेम ट्रेजेक्ट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू स्क्वायर बाय 2g कांस्टेंट। अगर किसी की ट्रेजेक्ट्री और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है तो उनका यू स्क्वायर बाय 2g कांस्टेंट रहने वाला है। इनडायरेक्टली दोनों का यू स्क्वायर बाय 2g सेम रहने वाला है। तो अर्थ का यू स्क्वायर बाय 2g ये है और उस प्लेनेट का यू डैश स्क्वायर बाय 2g डैश है, ये है। देखो 2 खत्म। अब यू स्क्वायर अर्थ पे कितनी तेजी से फेंका था, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 5 का स्क्वायर, ग्रेविटी 10। उधर कितना फेंका, 3 स्क्वायर, ग्रेविटी उसकी पता नहीं, ग्रेविटी तो उसकी पता करनी है। अब उसकी भी वैल्यू 10 मत लिख देना, कुछ लोग लिख देते हैं, समझदार होते हैं उन लोग, ठीक है, समझ रहे हो ना, लीजेंड वाले समझदार। तो 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय जी डैश का, जी डैश पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नोट करके लिख लो, इक्वल ट्राइजेक्ट्री एंड फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू स्क्वायर बाय 2g मस्ट बी कांस्टेंट। 2 देखो खत्म हो गया। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, मल्टीप्लाई कर लो, 10 9 जा 90, 25 यहाँ आएगा तो ये हो गया 25g बराबर 90, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 9 जा 90, 25 इंटू जी 25g, तो g की वैल्यू आ गई 90/25। अब यहाँ से g की वैल्यू नियरली 3 आएगी, तो 3 के आसपास कोई आंसर है, ये वाला है, मतलब आंसर है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिमाग चलना चाहिए बस, ये दिमाग चल गया तो आंसर यूँ आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे। तो ये क्वेश्चन है जो लगभग कई सारे कोचिंग मॉड्यूल्स में रहता है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो करो इसको, देखो आता है क्या, बस आपको कंपेयर करना है। ये आपको ट्रेजेक्ट्री दी है प्रोजेक्टाइल की और जो असली इक्वेशन होती है उससे दोनों को कंपेयर करो, आपको रेंज मिल जाएगी। रेंज मिल गई तो रेंज के इक्वेशन से हाइट मिल जाएगी, हाइट मिल गई तो कंपेयर करके दोबारा थीटा मिल जाएगा। ट्राई करो एक बार, देखो आता है क्या। चलो मैं करता हूँ। अब y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन था, x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। तो x tan थीटा यहाँ पे रहना चाहिए। तो अगर हम लोग नॉर्मल इक्वेशन हमारी देखें, y इज इक्वल टू √3 माइनस, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो नीचे से रूट हटाता हूँ पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3x माइनस एक्स स्क्वायर √3 डिवाइड बाय 3। अब देखो √3x दोनों जगह है, तो √3x मैं ले लेता हूँ कॉमन, √3x लिया कॉमन, तो यहाँ बचा सिर्फ 1 माइनस एक्स बाय 3। अब ये इक्वेशन इसके जैसा हो गया। शुरुआत में कैसा था, एकदम अटपटा था, इसके जैसा नहीं था, बट हमने बनाया, रेशनलाइज किया, √3 से मल्टीप्लाई करके इधर ये वैल्यू आई, √3x इसमें से कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स बाय 3 मिल गया। अब कंपेयर करोगे, दोनों को कंपेयर करो तो r की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 3 है, और x tan थीटा की जगह दिख रहा है √3, है ना, x tan थीटा की जगह दिख रहा है √3x, x खत्म, तो tan थीटा आया √3, tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा होता है 60 डिग्री। दो आंसर आ चुके हैं। हाइट कैसे आएगी, हाइट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। इस फॉर्मूले को अगर मैंने नहीं बताया है, शायद बताया है ना, नहीं जब मैं उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा था तो मैंने ये बताया था, नहीं बताया तो नोट करके लिख लो, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h डॉट रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, ठीक है। तो r इंटू tan 60 बोले तो √3, r भी आपको मालूम है कितना है 3, इज इक्वल टू 4h। अब 4 को यहाँ भेज दो तो आपको h की वैल्यू मिल गई 3√3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। 4 को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। r की वैल्यू 3 थी, tan थीटा 60 था तो tan 60 पुट किया तो tan 60 √3 होता है, तो आपको h भी मिल गया। देखो तीनों आंसर आ गए। एक और क्वेश्चन इस पे ले लो।
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फटाफट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्टाइल फेंके जाने पर केसेस देख लेते हैं। चलो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, यही है। चलो, तो क्वेश्चन में बोला है एक प्रोजेक्टाइल है जो ग्राउंड से फेंका गया, वो दो पॉइंट्स को क्रॉस करता है। एक पॉइंट यहाँ पे है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 8 और एक पॉइंट यहाँ है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 4। पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा y का, पहला x का, दूसरा y का, ये सारे बेसिक आपको पता रहने चाहिए। तो रेंज पूछ रहा है, तो आप दो बार इक्वेशन लिखो, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। इसके लिए लिखोगे तो y की जगह 8, x की जगह 4, 8 इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस 8 बाय आर, ठीक है। x ना, x की जगह 4, 1 माइनस 4 बाय आर। सॉल्व कर लो उसको, नहीं जाने दो, इक्वेशन 1। दूसरे में x की y की जगह लिखो 4 इज इक्वल टू 8 tan थीटा 1 माइनस 8 बाय आर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो 4 1 जा, 4 2 जा, tan थीटा 4 2 जा, तो हमें इक्वेशन मिला है 2 इज इक्वल टू 1/2। इधर है r माइनस 4 डिवाइड बाय आर और नीचे है r माइनस 8 डिवाइड बाय आर। शॉक, पब्लिक हैंग, कैसे हो गया सब। देखो, सबसे पहले हमने जब डिवाइड किया tan थीटा खत्म हुआ, इतना क्लियर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, समझा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, समझा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 2 बचा, इधर लिख दिया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 1/2 लिख दिया। इधर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 माइनस 4 बाय आर में, r 1 जा r माइनस 4 डिवाइड बाय 1 इंटू आर, तो r, ठीक है। अब देखो ये r भी खत्म, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू r माइनस 4 डिवाइड बाय r माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का r माइनस 8 के साथ और r माइनस 4, तो ये हो गया 4r माइनस 32 इज इक्वल टू r माइनस 4, ठीक है। r को यहाँ भेज दो तो 4r माइनस r बराबर माइनस 4 प्लस 32, तो 3r इज इक्वल टू 28, तो r की वैल्यू आ गई 28/3 मीटर्स। कोई दिक्कत परेशानी, कैलकुलेशन चेक करना है एक बार, ठीक है। यही आएगा आई थिंक आंसर, बट चेक कर लेना। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, जो चीज़ मैंने 10th में मैथ्स पढ़ाते समय आपको बताई थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्टाइल में कैसे आ गया, देखो। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे प्लेन है कोई, ठीक है। पहला प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका गया थीटा पर, तो दूसरा प्रोजेक्टाइल जो फेंका जाएगा वो फेंका जाएगा 90 माइनस थीटा पर। पूरा एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा, ठीक है। इतना पूरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना है थीटा, दोनों का सम करो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करो, कितना आएगा 90। वही तो मैं बोल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब वो एंगल जिनका सम 90 आए। तो प्रोजेक्टाइल्स जब दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाएंगे, एक थीटा पर एक 90 माइनस थीटा पर, तो वहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हो जाएंगे। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम निकालते थे वो थीटा के लिए निकालते थे, कितना आता था 2u साइन थीटा बाय जी। बट टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी। अब एक बात आप नोट करके लिख लो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। जिसको डीप में समझना है यूट्यूब पर सर्च करें, चैंपियन जेड एलाइड एंगल्स ट्रिक में भी, ठीक है। मैंने ट्रिक नहीं बताई है, बस कंसेप्ट सिखाया जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। सर्च कर लेना चैंपियन जेड एलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्री, मिल जाएगा आपको, बहुत ही बढ़िया है, उस तरीके से आप लोग सीख जाओगे। तो टी 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा बाय जी, ठीक है। अब टी थीटा डिवाइड बाय टी 90 माइनस थीटा में इसी समय रिलेशन भी निकाल लो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो 2u साइन थीटा बाय जी, इसके नीचे आ जाएगा 2u कॉस थीटा बाय जी। अब यहाँ पे जी खत्म, 2u खत्म, बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा। जी खत्म, 2u खत्म, बचा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा। अंडरस्टूड। तो टी थीटा डिवाइड बाय टी 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, याद रख लो। क्वेश्चन में आपको सीधा पूछ देगा कि दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए और दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन बताओ। तो रिलेशन है टी थीटा इज इक्वल टू टी थीटा डिवाइड बाय टी 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हाइट की बात करते हैं, हाइट का फॉर्मूला क्या था, एच थीटा इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही इक्वेशन था। अब थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दो तो ये फिर से कॉस थीटा हो जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अब दोनों के बीच में रिलेशन बता दो, एच थीटा डिवाइड बाय एच 90 माइनस थीटा,
अब की बार भी देखो यू यू कट जाएगा, 2g कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो रिलेशन आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा रिलेशन? tan स्क्वायर थीटा। एक और रिलेशन देखना है किसके बीच में? रेंज के बीच में, ठीक है। तो रेंज फॉर थीटा ये क्या होगा? ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा। बट हम लोग साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं यूज़ कर, तो आर थीटा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह हम लिख लेते हैं 2 साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है। सेम टू सेम मैं 90 माइनस थीटा के लिए लिख देता हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं करूँगा। तो यू स्क्वायर इंटू 2 साइन 90 माइनस, ओ हो क्या गड़बड़ी है, इधर थीटा था ना, चलो चेंज कर देते ना, ऊपर ही चेंज कर देते। ये मैंने लिखा आर 90 माइनस थीटा के लिए और अब लिख रहा हूँ आर थीटा के लिए। इधर मैं लिख रहा हूँ आर थीटा के लिए, इधर मैं लिख रहा हूँ आर 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी नॉर्मल वाला। अब इनके बीच में जब रिलेशन निकालोगे तो आर थीटा डिवाइड बाय आर 90 माइनस थीटा आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि रेंज थ्रोन फ्रॉम एंगल थीटा इज इक्वल टू द रेंज थ्रोन फ्रॉम एंगल 90 माइनस थीटा। मतलब जितना रेंज ये वाला कवर करेगा उतना ही रेंज इधर से 90 माइनस थीटा वाला कवर करेगा। ये 90 माइनस थीटा इधर से है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी उतना ही रेंज कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी पर छोटा सा क्वेश्चन आया जेई में, लिख लो पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना होगा इसको, ठीक है। तो कैसे आया? हाँ कैसे आया, देखो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, फिर से तो बात वही हो गई, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लिख लो, मन में कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो बात तो वही हो गई, अपनी बुक में करके देखना, साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, तो इक्वेशन सेम टू सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आर थीटा डिवाइड बाय आर 90 माइनस थीटा 1 आ जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि आर थीटा इक्वल होता है आर 90 माइनस थीटा के। अब आपको सब कुछ नहीं रटना है, इतना ही रटना है, बट अभी और भी इक्वेशंस बताने वाला हूँ। अभी मैं एच थीटा और आर थीटा के बीच में रिलेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो अच्छे से। चलिए तो हम लोग और रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशन देखते हैं आर थीटा डिवाइड बाय रूट एच थीटा एच 90 माइनस थीटा। कोई बोर्ड वाला स्टूडेंट देख रहा है तो पागल हो गया होगा, नहीं देखना है, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री तक देखो और उसका एक न्यूमेरिकल देख लेना, इजी वाला, रूट 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 3, वो वाला न्यूमेरिकल देख लेना बस, और कुछ नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है। ये सब फालतू है जेई नीट के लिए, किसी को नहीं आएगा ये। आर थीटा क्या होता है? आर थीटा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और एच थीटा क्या होता है? एच थीटा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना। और एच 90 माइनस थीटा क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओ 90 माइनस थीटा आया तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। रूट क्यों लगा? क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था ना, तो थोड़ा रिलेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से आ जाएगा। आर थीटा हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी डिवाइड बाय रूट ऑफ एच थीटा क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो यहाँ पे रूट हटा सकते हैं हम लोग, है ना। देखो सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है तो एक काम करो रूट हटा दो, बट 2g पे स्क्वायर नहीं है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 4g स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट हटा दो, रूट हटाओगे तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी डिवाइडेड बाय, रूट हट गया तो यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जी से स्क्वायर हटा, 4 पे रूट आया तो 2। अब इसको उल्टा कर दो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय 2g डिवाइड बाय यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। अब देखो ये यू स्क्वायर और ये यू दोनों कैंसिल, जी कैंसिल। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो जरा, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है, ये और ये भी खत्म, तो आर थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ एच थीटा एच 90 माइनस थीटा के बीच में रिलेशन आ गया 4 का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आर थीटा होता है 4 ऑफ रूट एच थीटा एच 90 माइनस थीटा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जेई में, नीट में नहीं आएगा, नीट में इतना नहीं घुमाते बच्चों को, ठीक है। जेई में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकते हो, तो याद रखो ये रिलेशन। याद नहीं रखते हो तो डिराइव करने की कैपेबिलिटी रखो, जैसे मैं याद नहीं रखता हूँ डिराइव करता हूँ, ठीक
कितना याद रखेंगे यार, बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट रिलेशन देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो एक और रिलेशन देखते हैं, फाइनल आर थीटा डिवाइड बाय टी थीटा टी 90 माइनस थीटा के बीच में। तो टी का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो आर थीटा क्या होता है, आर मतलब रेंज, रेंज मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, टी थीटा मतलब 2u साइन थीटा बाय जी, टी 90 माइनस थीटा मतलब 2u कॉस थीटा बाय जी। अरे साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है डिवाइड बाय जी। अब देखो साइन 2 थीटा को मैं लिख देता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 जा 4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जी खत्म। तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2g 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये तो काटा ही नहीं मैं, तो g बाय 2 आएगा इसका रिलेशन। तो आर थीटा डिवाइड बाय टी थीटा टी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू जी बाय 2। अब आर थीटा का हमें मिल गया है दो रिलेशन, पहला मिला है 4 रूट एच थीटा एच 90 माइनस थीटा, और दूसरा मिला है जी बाय 2, दूसरा मिला है जी बाय 2 इंटू टी थीटा टी 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको ऐसा भी बोल सकते हो हाफ जी टी थीटा टी 90 माइनस थीटा। समझे, समझ में आया ये रिलेशन? ये आपको करना है याद, रट्टा मार लेना है एकदम। नीट वालों को रट्टा मारना है, जेई वालों को डेरिवेशन कर सकते हो तो रखो, वरना टाइम बचाना है तो रट्टा मार लो। आर थीटा होता है 4 रूट एच थीटा एच 90 माइनस थीटा। पिछले में हमने देखा, पिछले में हमने क्या देखा, हमने देखा आर थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ एच थीटा एच 90 माइनस थीटा आ रहा था 4, तो जस्ट इसको हमने वहां कर दिया ना, तो आर थीटा की वैल्यू ये मिल गई। देखो और क्या आर थीटा डिवाइड बाय टी थीटा टी 90 माइनस थीटा आ रहा था जी बाय 2। जी बाय 2 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ हाफ इंटू जी, बस वही किया, टी थीटा टी 90 माइनस थीटा को वहां भेजा, जी हाफ आर थीटा। समझे, तो ये दो रिलेशन कर लो याद। और एक इंपॉर्टेंट बात कि रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जब प्रोजेक्टाइल फेंके जाते तो सेम होती है। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस। चलिए तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट निकाल के आपको पता करना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सॉल्व करो, देखो आता है क्या। ओके, मैं सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं बचा है। दोनों का रेंज सेम रहता है, इसमें भी बोल दिया कैन हैव सेम रेंज फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन लिखाइए, देखो ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन ही लिखा है, प्रो नहीं लिखा है वो। ठीक है, ओके। तो इफ T1 T2 आर देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब आपको T1 इंटू T2 निकालना है। तो जो थीटा पे फेंका गया है उसके लिए T1 होगा 2u साइन थीटा बाय जी, और जो 90 माइनस थीटा पे फेंका है उसके लिए होगा 2u कॉस थीटा बाय जी। कैसे होगा मैं 2 बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, T1 इंटू T2 निकालना है, तो 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। 4 को मैं ऐसे लिखूँ ना 2 इंटू 2, कुछ बातें हैं जरूरी इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा, अब u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी किसका इक्वेशन है, रेंज का इक्वेशन है ना। तो ये आ गया 2r बाय जी, T1 इंटू T2 आ गया 2r बाय जी। क्या अर्थ की ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल के लिए हरदम चेंज होगी? एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका गया, एक प्रोजेक्टाइल ऐसा फेंका गया, क्या अगले ही पल में अर्थ की ग्रेविटी चेंज हो जाएगी? नहीं, मतलब अर्थ की ग्रेविटी तो है कांस्टेंट, तो ये किसके डिपेंड कर रहा है? आर के। आर ऊपर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऑप्शन है करेक्ट। आर नीचे होता तो 1/r आता। ठीक है, क्वेश्चन समझा ना। 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इक्वेशन था आर का, तो उसकी जगह आर लिखा, ये 2 बचा, इसको छाप लिया, एक जी चला गया था आर में तो एक जी बचा, इधर छाप लिया, तो 2r बाय जी T1 T2 का सब प्रोडक्ट है, तो आर आंसर आ गया। समझे, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज मैं 5वीं बार कोई काम करने जा रहा हूँ, 5वीं या चौथी बार, 4 या 5th टाइम, और वो काम है आपको झटका देने का। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2019 में, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2019 में, लगा ना झटका। जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत क्वेश्चन, बहुत नहीं, 2-3 मतलब बहुत हो गया ना। अरे कहाँ जेईई मेंस में एक बार डेटा निकाला गया था, तो उसके हिसाब से 40,000 स्टूडेंट नेगेटिव मार्क्स लाते हैं। ठीक है, तो आपको 12 मार्क्स मिल गए, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो और क्या चाहिए। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तब, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था,
क्वेश्चन में बोला था कि T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होगी, इसमें प्रोपोर्शनल पूछा, उसमें वैल्यू पूछ लिया था। तो ऑप्शन में था 2R/G, 3R/G, 4R/G, 3G/R, ये सारे ऑप्शंस थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 2R/G भी था, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता। बस नजरिया बदल गया ना, T1 T2 प्रोपोर्शनल पूछ लिया यहाँ पे और 2019 में इसकी वैल्यू पूछ लिया, बात तो वही हो गई है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, 3 क्वेश्चन हो जाते, बट मैंने बताया ना वो क्वेश्चन सेम टू सेम था, जेई मेंस 2019 वाला, सेम एज AIEEE 2004 वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर ले जाओ और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ नहीं है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बताता हूँ क्या करेंगे। देखो 2 प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए गए हैं, 2 प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए गए हैं सेम पॉइंट से, और इस तरीके से प्रोजेक्ट किए गए हैं कि उनका रेंज सेम हो। एक बात बताओ, जब 2 प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उनका रेंज कब सेम होता है? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंके जाएं। r थीटा r 90 माइनस थीटा कितना था? 1 था, भूल गए? अरे भाई r थीटा डिवाइड बाय r 90 माइनस थीटा क्या था? 1 था, मतलब r थीटा किसके इक्वल था? r 90 माइनस थीटा के। तो ये कब पॉसिबल है? जब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंके जाए, ठीक है। सपोज थीटा की वैल्यू 30 रख दो, तो ये हो गया रेंज 60 की और ये रेंज 30 की। कभी आप आजमा के देखना, ठीक है। आप क्या करना, बॉल को 0 डिग्री पे फेंकना, 0 डिग्री मतलब सीधा ऐसे, और बॉल को 90 डिग्री पे फेंकना। दोनों एंगल पे उनकी रेंज सेम होगी, कितनी होगी? 0। जब आप 0 डिग्री पे फेंकोगे तो वो ऐसे गिर जाएगी, जब आप 90 डिग्री पे फेंकोगे तो ऊपर जाके वहीं पे गिर जाएगी, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हुए? एक 0 एक 90, दोनों का सम 90। फिर एक और आजमाना, आप 30 पे फेंकना, यहाँ गिरेगी। 60 पे फेंकोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगी बट गिरेगी यहीं पे। 60 पे फेंकोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगी बट गिरेगी यहीं पे। हाइट डिफरेंट होगी बट उनकी रेंज सेम होगी। थोड़ा फील दे रहा था मैं, ठीक है। कोशिश करना, ट्राई करना, बॉल को कभी 30 पे फेंकना मतलब इस तरीके से, और कभी 60 पे फेंकना इस तरीके से, सेम जगह पे गिरेगी वो, ठीक है। फिजिक्स क्या क्या करवाते हैं देखो। तो क्या था? r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा था। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अरे रिलेशन पूछा है, r थीटा डिवाइड बाय रूट h थीटा h 90 माइनस थीटा का रिलेशन पूछा है। क्या आया था रिलेशन, भूल गए? r इज इक्वल टू 4 रूट h थीटा h 90 माइनस थीटा, ये आया था रिलेशन। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h थीटा h 90 माइनस थीटा, आ गया आंसर C। अब कुछ लोग सोचेंगे स्क्वायरिंग क्यों की है? अरे भाई इधर ऑप्शन में सब जगह स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रहना चाहिए r पे स्क्वायर होगा तो उधर भी स्क्वायर होगा। चलो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन 2.0, ठीक है। और उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बहुत सारी चीजें हैं। कई सारी चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें PYQs नहीं रहेंगे बिकॉज उसके ऊपर PYQs कम ही आते हैं, 1-2 आएंगे तो मैं लेकर आऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लेक्चर था, ठीक है। बोर्ड वालों का यहाँ पे खत्म होता है सब कुछ, अगला लेक्चर बोर्ड वालों को नहीं देखना है। अब डायरेक्ट वो देखेंगे सर्कुलर मोशन विथ बेसिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ बट आई थिंक ये मोशन इन अ प्लेन में सबसे अच्छा लेक्चर रहा होगा, ठीक है, बिकॉज मैंने कोशिश की यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।